हेलो स्टूडेंट्स, कल अपन ने फर्टिलाइजेशन वाला टॉपिक कंप्लीट किया था और फर्टिलाइजेशन के बाद में जो फर्टिलाइज्ड एग है उस फर्टिलाइज्ड एग को अपन एक्टिव एग भी कहेंगे क्योंकि उसको स्पर्म की एंट्री ने क्या किया था, एक्टिव किया था। तो उस फर्टिलाइज्ड या एक्टिव एग के अंदर अब डिवीजन स्टार्ट होंगे। ये फर्टिलाइज्ड एग है कहाँ पे? फैलोपियन ट्यूब के अंदर, क्योंकि वहाँ पे फर्टिलाइजेशन हुआ है तो वहीं पे डिवीजन स्टार्ट होंगे। डिवीजन्स जो होंगे वो जस्ट लाइक माइटोसिस होंगे, यानी कि जो आपका एग है वो डिप्लॉइड है और डिप्लॉइड एग जो है उससे अब डिवीजन से बनने वाली जो नई सेल्स होंगी वो भी कैसी होंगी? डिप्लॉइड होंगी। तो माइटोसिस जैसे होंगे, लेकिन फर्टिलाइज्ड एग में होने वाले जो डिवीजन्स हैं उनको क्लीवेज कहा जाता है। व्हाट वी कॉल देम? क्लीवेज। और क्लीवेज के अंदर क्या होगा बेटा? साइटोप्लाज्मिक मास में कोई चेंज नहीं आएगा, यानी कि डॉटर सेल्स के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोजोम मैटरनल सेल के समान होंगे, इसलिए उसको अपन माइटोसिस कह रहे हैं। लेकिन डॉटर सेल्स की साइज, जैसे एक जाइगोट सेल है उससे दो सेल बनी तो उन दोनों सेल की साइज एक जाइगोट की साइज के बराबर ही होगी, अर्थात साइज हाफ होती जाएगी। 2 से 4 बनेगी तो जो 2 बनी है उनकी हाफ होती जाएगी, यानी कि साइज में कोई चेंज नहीं आएगा, नंबर बढ़ते जाएंगे। किसके? सेल्स के। तो डिविजन्स जस्ट लाइक दिस जो जाइगोटिक सेल में, जाइगोट सेल में होते हैं या एम्ब्रियोनिक सेल्स में होते हैं जिसमें नंबर इंक्रीज हो जाते हैं सेल्स के लेकिन साइज में कोई चेंज नहीं आता, उनको अपन क्या बोलते हैं? क्लीवेज। ठीक है, तो नाउ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट अपन स्टार्ट कर रहे हैं और एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के अंदर सबसे पहले हमें किसके बारे में जानना जरूरी है? क्लीवेज के बारे में जानना जरूरी है। ठीक है, क्लीवेज शब्द जो था, वर्ड जो था, वो वॉन बेयर के द्वारा दिया गया था। वॉन बेयर, उन्होंने इस वर्ड को यूज किया था। ठीक है, और उन्होंने क्या बताया कि एक्टिव एग या फर्टिलाइज्ड एग में होने वाले माइटोटिक डिवीजन, जिनमें नंबर तो इंक्रीज होगा लेकिन साइज सेम बनी रहेगी, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, तो उसको अपन क्या कहेंगे? क्लीवेज कहेंगे। यानी कि ये एक डिप्लॉइड जाइगोट है फर्टिलाइज्ड, उसमें क्लीवेज फरो बनी और एक से कितनी सेल बन गई? 2। दोनों सेल की साइज भी वही है, उसमें कोई चेंज नहीं आया। 4 होगी तो ये स्थिति हो जाएगी, 8 होगी तो ये स्थिति हो जाएगी, यानी कि पहले वाले की साइज हाफ होती जाएगी, टोटल साइज वही बनी रहेगी। कारण फैलोपियन ट्यूब में ये डिवीजन हो रहे हैं। ठीक है ना, तो उसकी पर्टिकुलर लूमन है वो फिक्स है, बहुत ज़्यादा एलोंगेट भी नहीं हो सकती वो। ठीक है ना, एक तो वो कारण है। और दूसरा जो अभी अपन बात करेंगे कि ऐसा क्यों होता है कि नंबर इंक्रीज होते जा रहे हैं बट साइज में इंक्रीज नहीं हो रहा है, ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ए टाइप ऑफ द सेल डिवीजन विच हैपनिंग इन द जाइगोट और एम्ब्रियोनिक सेल इन दैट नंबर्स आर इंक्रीजिंग, साइटोप्लाज्मिक मास और द साइज इज नॉट बीइंग चेंज, उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा है। ठीक है, जस्ट हाफ होती जाएगी साइज किसकी? सेल्स की जो बनती जा रही है, पहले वाली की हाफ होती जाएगी। ठीक है, अब पहला क्वेश्चन यहाँ पे ये पूछा जा सकता है कि क्लीवेज के दौरान जो सेल्स बनती हैं उन सेल्स को क्या कहा जाता है? व्हाट वी कॉल दो सेल्स? ये जो सेल बन रही है तो ये सेल्स डॉटर सेल्स हैं जिनको ब्लास्टोमियर कहा जाता है। ठीक है ना, क्लीवेज से बनने वाली जो सेल्स होती हैं वो क्या कहलाती हैं? ब्लास्टोमियर। वी हैव टू बी रिमेंबर दिस पर्टिकुलर थिंग। ठीक है, नंबर 1। दूसरा, साइज जो है उसमें चेंज नहीं आ रहा है, उसके पीछे जो रीजन है वो क्या है, वो आपसे पूछा जाए तो रीजन क्या है बेटा? देखिए, हमने माइटोसिस पढ़ी थी तो माइटोसिस में हमने क्या जाना था, या सेल डिवीजन जब अपन ने पढ़ा था तो उसके अंदर क्या पढ़ा था अपन ने कि सेल डिवीजन जो है वो 2 फेज में बटा हुआ है, आई फेज, इंटरफेज और एम फेज। ठीक है, अब ये जो आई फेज है, इस आई फेज के भी 3 सब फेज पढ़े थे अपन ने, आपको ध्यान में हो तो। एक था G1, एक था S और एक था G2। G1, S और G2 ये अवस्थाएं थी इसके अंदर, G1, S और G2। तो G1 और G2 उन सेल्स में नहीं देखने को मिलेगी जिनमें क्या होता है? क्लीवेज।
तो क्लीवेज इज दैट माइटोसिस इन विच G1 और G2 जो फेज है वो नहीं पाई जाती, केवल S फेज पाई जाती है। और उसके बाद में कौन सी होती है? M फेज। S फेज है, इसका मतलब DNA का डुप्लीकेशन तो होगा, लेकिन RNA और प्रोटीन सिंथेसिस जैसी चीजें नहीं होंगी, बिकॉज G1 एंड G2 आर एब्सेंट। तो साइटोप्लाज्म का डुप्लीकेशन नहीं होगा इसका मतलब। तो ऐसे में साइटोप्लाज्म अगर नहीं बढ़ेगा तो साइटोप्लाज्म वही रहेगा, तो वही हाफ हो जाएगा फिर। हाँ, DNA डुप्लीकेट हो गया, इसलिए डिप्लॉइड से वापस कौन सी अवस्था आ जाएगी? डिप्लॉइड से भाई डुप्लीकेट हो गया तो 2n 2n के कितने सेट बन गए? 2, तो 2 में चले गए। ठीक है, तो वन थिंग विच वी हैव टू बी रिमेंबर कि ड्यूरिंग द क्लीवेज द सेल्स विल एस्केप द G1 एंड G2, और अनदर वर्ड्स G1 एंड G2 अब्सेंट होता है किसके अंदर? वो सेल्स जिनमें क्लीवेज हो रहा है। केवल S फेज होगी इंटरफेज की, और उसके बाद में कौन सी फेज आ जाएगी? M फेज आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट अगली चीज जो यहां पे फंडामेंटल चीज है जो आपको ध्यान में रखनी है वो क्या है कि क्लीवेज के दौरान, ड्यूरिंग द क्लीवेज, जो एग है उस एग सेल का कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स बढ़ता जाएगा। सामान्यतः एग जो होता है उसका कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स बहुत कम होता है। बहुत कम का मतलब क्या है? जो आपकी बॉडी की सोमेटिक सेल्स हैं उन सोमेटिक सेल्स से 500 गुना कम, यानी कि सोमेटिक सेल्स का कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स एग सेल की तुलना में क्या होता है? 500 गुना ज़्यादा होता है। ठीक है, और इसीलिए इनके अंदर जो होने वाला डिवीजन है वो क्या कहलाता है? माइटोसिस। मैं कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताने जा रहा हूं जिनको आपको पकड़ना है। सोमेटिक सेल्स के अंदर होने वाले डिवीजन को अपन क्या कह रहे हैं? माइटोसिस, जिसमें मैटरनल सेल के समान ही क्रोमोसोम्स की संख्या है किसमें? डॉटर सेल्स में। यहाँ पे भी मैटरनल सेल्स के समान ही क्रोमोसोम्स की संख्या है किसमें? डॉटर सेल्स में। लेकिन साइटोप्लाज्मिक मास जो है वो मैटरनल सेल्स की तुलना में हाफ हो गया है किसमें? डॉटर सेल्स में। तो उसके पीछे रीजन जो है वो मैंने बताया आपको कि G1 और G2 का नहीं होना। दूसरी जो अब चीज इंपॉर्टेंट बताने जा रहा हूं कि 500 टाइम्स Ki index will be more of the somatic cells than the egg cell. But when a egg cell, fertilized egg cell will enter in the, किसमें इंटर करेगी? क्लीवेज डिवीजन में। तो ड्यूरिंग द क्लीवेज Ki इंडेक्स क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। ठीक है, और ये Ki इंडेक्स बढ़ता बढ़ता जब किसके इक्वल आ जाएगा? सोमेटिक सेल्स के Ki के इक्वल आ जाएगा, तो फिर उन सेल्स में भी, यानी कि जो ब्लास्टोमियर बने हैं डिवीजन होते होते क्लीवेज के दौरान, उनमें भी कौन सा डिवीजन स्टार्ट हो जाएगा? माइटोसिस। ठीक है, और ऐसा कब होगा? ये देखिए एग सेल है, और इस एग सेल से एक अवस्था आएगी जिसको अपन बोलते हैं गैस्ट्रुला अवस्था। गैस्ट्रुला। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के अंदर फर्टिलाइज्ड एग, देन मोरूला अवस्था आती है, फिर ब्लास्टुला, और फिर कौन सी अवस्था आती है? गैस्ट्रुला। तो गैस्ट्रुला अवस्था आने तक जो डिवीजन फर्टिलाइज्ड एग में चलते जा रहे हैं वो कौन से हैं? क्लीवेज हैं। ठीक है ना, और इस दौरान क्या बढ़ता जा रहा है? Ki इंडेक्स बढ़ता जा रहा है, और Ki इंडेक्स फाइनली गैस्ट्रुला अवस्था तक आने तक इन सेल्स का किसके समान हो जाएगा? सोमेटिक सेल्स के समान हो जाएगा। तब इनमें जो डिवीजन होगा वो कौन सा होगा? माइटोसिस। फिर क्या हो देखने को मिलेगा? साइज भी इंक्रीज होगी। ठीक है ना, और इसीलिए फिर क्या है, जो फिटस है या डेवलपिंग एम्ब्रियो उसकी साइज में वृद्धि होना शुरू हो जाती है। वरना मोरूला ब्लास्टुला अवस्था तक अगर अपन देखें, ब्लास्टुला अवस्था के बाद तक, तो साइज वही रहती है, नंबर ऑफ सेल्स क्या होते जाते हैं? बढ़ते जाते हैं। तो वी हैव टू बी रिमेंबर दिस, द Ki इंडेक्स, कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स ऑफ द एग इज वेरी लो। ठीक है ना, दैट इज 500 टाइम लेस देन द सोमेटिक सेल्स, बट when this fertilized egg will enter in the embryonic development, its Ki will increase, ठीक है ना, till the gastrula, till gastrula इसका मतलब कौन से डिवीजन चलते रहेंगे? क्लीवेज। बट आफ्टर gastrula माइटोटिक डिवीजन होना शुरू हो जाएंगे, बिकॉज Ki will be equal to the somatic cells. Is this clear? नेक्स्ट अगला क्वेश्चन फिर आपसे ये पूछा जा सकता है बेटा कि ड्यूरिंग द क्लीवेज O2 कंजप्शन
O2 का कंजप्शन, खर्च होना O2 को, ठीक है ना, वो बढ़ेगा, घटेगा या सेम सामान्य रहेगा? तो योर आंसर विल बी इंक्रीज। O2 कंजप्शन ड्यूरिंग द क्लीवेज क्या होगा? इंक्रीज होगा। ठीक है, क्यों होगा? क्योंकि क्लीवेज जिन सेल में हो रहा है उन सेल्स का मेटाबॉलिकली एक्टिव होना जरूरी है। रैपिड डिवीजन हो रहे हैं, रैपिड डिवीजन के लिए मेटाबॉलिक एनर्जी चाहिए, और मेटाबॉलिक एनर्जी के लिए कॉम्प्लेक्स मटेरियल का ब्रेकडाउन होना जरूरी है, और वो ब्रेकडाउन कौन करवाता है? ऑक्सीजन। सो द कंजप्शन, खपत जो है ऑक्सीजन की ड्यूरिंग द क्लीवेज क्या होगी? ज्यादा होगी। यू हैव टू बी रिमेंबर। द नेक्स्ट वन थिंग, हाउ कैन आइडेंटिफाई द सेल्स आर सफरिंग थ्रू द क्लीवेज माइटोसिस? क्लीवेज माइटोसिस से वो गुजर रही हैं। तो ड्यूरिंग द क्लीवेज हमने जो सेल्स के बारे में बात की थी, जो बन रही हैं वो क्या कहला रही हैं? ब्लास्टोमियर। व्हाट वी आर कॉलिंग देम? ब्लास्टोमियर। तो ब्लास्टोमियर जो होंगे उनके न्यूक्लियस में न्यूक्लियोलस नहीं होगा, न्यूक्लियोलस अब्सेंट। न्यूक्लियोलस आपको कब देखने को मिलेगा? गैस्ट्रुला के बाद, गैस्ट्रुला अवस्था के आने के बाद में जो सेल्स होंगी उनमें न्यूक्लियोलस होगा। लेकिन मोरुला ब्लास्टुला अवस्था में जो सेल्स बनती हैं डिवीजन से, उन सेल्स के अंदर क्या नहीं होगा? न्यूक्लियोलस नहीं होगा। तो ब्लास्टोमियर्स विल हैव द लैक ऑफ न्यूक्लियोलस इन द न्यूक्लियस टिल द गैस्ट्रुला। गैस्ट्रुला फेज के अंदर आपको सेल्स में क्या देखने को मिलेगा? न्यूक्लियोलस देखने को मिलेगा। इज दिस क्लियर? अब देखिए क्लीवेज के बारे में नेक्स्ट फंडामेंटल नॉलेज जो अपने को होना चाहिए वो क्या है? वो है कि क्लीवेज के प्लेन्स कौन से हैं? प्लेन्स ऑफ क्लीवेज, तल, ठीक है ना, यानी कि कौन से तलों में, कौन से पर्टिकुलर प्लेन्स में जाइगोट, जो फर्टिलाइज्ड जाइगोट है उसमें डिवीजन प्रारंभ होंगे। तो देखिए ये फर्टिलाइज्ड जाइगोट है जिसमें बाहर की ओर ये जौना पहले सुडा और ये फर्टिलाइज्ड एग है। इस फर्टिलाइज्ड एग के अंदर ये सेंट्रल पॉइंट है, और इस सेंट्रल पॉइंट से जो पर्टिकुलर लाइन गुजर रही है वो कहलाती है सेंट्रल एक्सिस, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। तो अगर फर्टिलाइज्ड एग में वर्टिकली सेंट्रल एक्सिस से होते हुए क्लीवेज फरो, दरार पड़ती है, तो वो पर्टिकुलर क्लीवेज का जो प्लेन है वो कहलाता है मेरीडाइनल, मेरीडाइनल। ठीक है, इस फर्टिलाइज्ड एग के अंदर जो साइटोप्लाज्म वाला पोल है वो क्या कहलाता है? एनिमल पोल। वहाँ से क्लीवेज फरो बनना प्रारंभ होती है और ग्रो करेगी वर्टिकली नीचे की ओर सेंट्रल एक्सिस से होते हुए, और ये क्या कहलाता है? वेजिटल पोल। कौन सा? अगर किसी एग के अंदर क्या है? योक है, तो वो पोल क्या कहलाता है? वेजिटल पोल। ठीक है, सेंट्रल एक्सिस से होते हुए वर्टिकल क्लीवेज फरो बनी तो वो प्लेन क्या कहलाएगा? मेरीडाइनल। यू हैव टू बी रिमेंबर। अगर सेंट्रल एक्सिस से होते हुए हॉरिजॉन्टली या ट्रांसवर्सली क्लीवेज फरो बनती है तो उसको बोलते हैं इक्वेटोरियल। ये कौन सा प्लेन हो गया? इक्वेटोरियल। ठीक है, अगर लॉन्गिट्यूडिनली डिवाइड हो रहा है लेकिन सेंट्रल एक्सिस के पास से, साइड से हो रहा है क्लीवेज फरो, तो दैट विल बी कॉल्ड वर्टिकल। ठीक है, हॉरिजॉन्टली या ट्रांसवर्सली डिवाइड हो रहा है लेकिन सेंट्रल एक्सिस से होते हुए नहीं, उसके नजदीक से, तो फिर उसको बोलते हैं ट्रांसवर्स। ठीक है, तो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द प्लेन्स? मेरीडाइनल, सेंट्रल एक्सिस से होते हुए लॉन्गिट्यूडिनल फरो बनी है, दरार बनी है जिसे सेल दो भागों में डिवाइड होगी। नंबर 2 वर्टिकल, ठीक है ना, साइड वाइज डिवीजन हो रहा है, सेंट्रल एक्सिस से होते हुए नहीं हो रहा है लॉन्गिट्यूडिनल। तीसरा इक्वेटोरियल, और चौथा ट्रांसवर्स। दीज आर द 4 प्लेन्स। ठीक है ना, जिसके अंदर आपको किसी भी पर्टिकुलर एग के अंदर, फर्टिलाइज्ड एग के अंदर क्लीवेज फरो
दरारें बनती हुई दिखाई देंगी। ठीक है, ये हमें ध्यान में रखना है। नेक्स्ट, फिर आपसे पूछा जा सकता है पैटर्न्स ऑफ क्लीवेज। पैटर्न्स ऑफ क्लीवेज कितने प्रकार हैं इसके, कितने प्रतिरूप हैं? ठीक है, हाउ मेनी पैटर्न्स ऑफ द क्लीवेज वी कैन सी इन द ऑर्गेनिजम्स। जैसे टिनोफोरा में क्या देखेंगे, इकाइनोडर्मेट्स में क्या देखेंगे, कॉर्डेट्स में क्या देखेंगे, ह्यूमन बींग्स के अंदर होने वाले क्लीवेज का पैटर्न क्या होगा, अबाउट दैट वी विल डिस्कस। ठीक है ना। तो मोस्टली जो पैटर्न्स हैं उनको अपन 4 टाइप्स में क्लासीफाई करते हैं। द फर्स्ट वन आई एम टेकिंग, पहला जो मैं ले रहा हूं, दैट इज द रेडियल क्लीवेज। रेडियल, और ये जिसको अपन हिंदी में बोलेंगे क्लीवेज। रेडियल क्लीवेज का मतलब क्या है? रेडियल सिमेट्री से ये वर्ड आया है। ठीक है ना। रेडियल क्लीवेज में आप सिंपली ये समझें कि जो पहला डिवीजन है, क्लीवेज फरो है, वो वर्टिकल मेरिडाइनल होगी। ठीक है। दूसरी जो है वो भी मेरिडाइनल है, लेकिन पहले वाले के राइट एंगल पे। अब इसको आप यूं समझें, ये जैसे फर्टिलाइज्ड एग है तो ये यूं हुआ और ये यूं हुआ। ठीक है ना। बॉल देखी होगी ना आपने, तो ये फरो बनी, ये बनी। इज दिस क्लियर? तो पहला डिवीजन भी कैसा होगा? फर्स्ट मेरिडाइनल, सेकंड मेरिडाइनल। लेकिन ये ध्यान में रखें कि सेकंड जो है कहां पे हो रहा है? ऑन राइट एंगल ऑफ फर्स्ट। भाई ये यूं हुआ तो इसका ये राइट एंगल हो गया या नहीं हो गया? ठीक है। तो राइट एंगल के ऊपर हो रहा है किसके? फर्स्ट के। और जो तीसरा होगा वो होगा इक्वेटोरियल। थर्ड इज इक्वेटोरियल। ठीक है। तो एट सेल्ड अवस्था आएगी। कितनी सेल्ड अवस्था? एट सेल्ड, जिसमें लगभग सेल्स की साइज जो होगी वो समान होगी। जो बनने वाली सेल्स हैं उनकी जो साइज होगी वो कैसी होगी? समान होगी। बस थोड़ा बहुत डिफरेंस अपन ये कह सकते हैं कि ये एक जो सेल है पहले डिवीजन में बनेगी वो थोड़ी सी बड़ी हो सकती है इन केस ऑफ द ह्यूमन बींग्स, और दूसरी थोड़ी छोटी होगी। ह्यूमंस का मैं आपको क्लियरली आगे बता भी देता हूँ इसी के साथ। ठीक है। तो यहाँ पे ये जो अवस्था है इसको अपन यूँ कह सकते हैं, ये देखिए 2 बनी, फिर 2 और 2 यू डिवीजन जो हुआ उससे 4 बनी, और फिर ये 8 बनी। तो जो नीचे 4 सेल हैं उनके जस्ट ऊपर के 4 ब्लास्टोमियर हैं। ये सेल्स क्या कहलाएंगी? आपको बताया था अभी, ब्लास्टोमियर। तो नीचे के जो 4 ब्लास्टोमियर हैं उन्हीं के ऊपर वाले 4 ब्लास्टोमियर उसी तल में उपस्थित हैं, उसी प्लेन में उपस्थित है। ठीक है। तो उसको अपन क्या बोलते हैं? रेडियल क्लीवेज। ठीक है ना। और ये रेडियल क्लीवेज आपको कहाँ देखने को मिलेगा? इन केस ऑफ द ड्यूटेरोस्टोमिया। ड्यूटेरोस्टोमिया में, अर्थात ड्यूटेरोस्टोमिया में कौन कौन आते हैं? इकाइनोडर्मेट्स इसमें आते हैं बेटा, और कॉर्डेट्स। कॉर्डेट्स में सब आ गए हैं, पिसीज से लेकर के एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एविज और मैमल्स, यानी कि ह्यूमन बींग्स में ये पाया जाता है। इन केस ऑफ द ह्यूमन बींग्स अपन एक स्पेसिफिक वर्ड का यूज कर लेते हैं और उसके पीछे कारण है, दैट इज द रोटेशनल रेडियल क्लीवेज। रोटेशनल रेडियल क्लीवेज क्यों कहते हैं इसको? क्योंकि इन केस ऑफ द ह्यूमन बींग्स जो एक फर्टिलाइज्ड सेल है, एक उससे 2 और 2 से डायरेक्ट 4 सेल नहीं बनती है। इन केस ऑफ द ह्यूमन बींग्स एक सेल से पहले 2 ब्लास्टोमियर बनेंगे, फिर 3 और फिर 4। 2 से डायरेक्ट 4 नहीं बनेंगे। क्यों नहीं बनेंगे वो अभी बात करेंगे अपन। इन केस ऑफ द ह्यूमन बींग्स क्लीवेज की जो प्रोसेस है उसमें क्या होगा? फैलोपियन ट्यूब के अंदर एग है फर्टिलाइज्ड,
फर्टिलाइजेशन के 30 घंटे बाद, लगभग 30 आवर्स के बाद पहला क्लीवेज होगा जो कैसा है, मेरिडाइनल। कैसा है बेटा, मेरिडाइनल। और उसमें 2 सेल बनेगी, एक सेल साइज में बड़ी होगी थोड़ी सी और दूसरी साइज में छोटी होगी। ठीक। दूसरा जो डिवीजन है वो लगभग 60 आवर के बाद में होगा। और इस बार जो ये जो सेल है इसमें जो डिवीजन हुआ है दूसरा भी कैसा है, मेरिडाइनल। ठीक है। जो बड़े वाली सेल है उसमें पहले हो जाएगा छोटे वाली सेल की तुलना में। ठीक है। तो कितने सेल बन जाएंगी, वी विल, यहां पे अपने को 3 सेल स्टेज होगी। और फिर उसके बाद 72 आवर्स के बाद नेक्स्ट डिवीजन होगा जो कैसा होगा, इक्वेटोरियल। और उससे 4 सेल्ड अवस्था आ जाएगी। ये इसमें भी डिवीजन हो गया। ठीक है। तो डिवीजन का जो पैटर्न होगा, आगे 4 और पीछे 4 यानी कि 8। ठीक है ना। तो ये जो पैटर्न है इसमें क्या हो रहा है, इस सेल में डिवीजन हुआ, फिर उसके बाद में इसमें हुआ, रोटेट होते हुए। तो सेल्स जो हैं वो 1 2 3 4 के क्रम में बढ़ रही है, नहीं कि 1 2 4 8। ठीक है ना। तो ऐसा जो डिवीजन है उसको अपन क्या कह रहे हैं, है रेडियली, लेकिन आप इसको क्या कहेंगे, रोटेशनल रेडियल क्लीवेज इन केस ऑफ द ह्यूमन बींग्स। अगर ऑप्शंस में ये वर्ड मिलता है तो फिर इसको आप क्लिक करना, वरना रेडियल तो आपके पास है ही। ठीक है। नेक्स्ट, रेडियल क्लीवेज के बाद दूसरा, रेडियल के एग्जांपल्स मैंने बताया, ड्यूटेरोस्टोम। ठीक है ना। दूसरा जो टाइप है वो है बाइलेटरल क्लीवेज। पैटर्न के आधार पे बाइलेटरल क्लीवेज। ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है, फर्स्ट एंड सेकंड डिवीजन, यहां पे भी ध्यान में रखिए, फर्स्ट एंड सेकंड कैसे होंगे बेटा, मेरिडाइनल, जिसमें एक दूसरे के राइट एंगल पे। ठीक है, मेरिडाइनल। तीसरा जो डिवीजन होगा इंपॉर्टेंट है, रेडियल में कैसा था, इक्वेटोरियल, लेकिन यहां पे थर्ड जो होगा वो वर्टिकल होगा। द थर्ड इज वर्टिकल। और थर्ड के वर्टिकल होने के कारण जो शेप बनेगी वो कैसी बनेगी, जो सेंटर में होंगे 4, क्योंकि पहले विभाजन से कितने बने 2, दूसरे से कितने बने 4 और तीसरे से कितने बन गए 8। तो सेंटर में जो 4 ब्लास्टोमियर होंगे वो साइज में बड़े होंगे। द सेंट्रल फॉर ब्लास्टोमियर विल बी लार्जर। ठीक है ना। जबकि जो पेरीफ्री के ऊपर होंगे वो कैसे होंगे, छोटे होंगे ब्लास्टोमियर। ठीक है। पेरीफ्री के ऊपर बनने वाले ब्लास्टोमियर साइज में छोटे होंगे, सेंट्रल 4 बड़े होंगे। पहला और दूसरा मेरिडाइनल, तीसरा वर्टिकल। दिस काइंड ऑफ पैटर्न ऑफ द क्लीवेज आपको जो मिलेगा वो बेटा किस में मिलेगा, टीनोफोरा में। टीनोफोरा के जो मेंबर्स होते हैं उनके अंदर क्या होगा, जो टाइप ऑफ क्लीवेज है वो कैसा है, पैटर्न है वो कैसा है, बाइलेटरल। इज दिस क्लियर। जिसको अपन बाइरेडियल, द्विअरीय, ये जो अपन ने पढ़ा है ये कौन सा है, बाइरेडियल। ठीक है। बाइलेटरल पे अब अपन जाएंगे। नेक्स्ट वन, टीनोफोरा में तो बाइरेडियल होता है, जिसमें सेंट्रल 4 ब्लास्टोमियर बड़े होंगे और पेरिफेरल 4 जो होंगे वो साइड में कैसे होंगे, छोटे होंगे। द नेक्स्ट वन इज वी आर टेकिंग इज बाइलेटरल क्लीवेज। बाइलेटरल क्लीवेज आपको ट्यूनिकेट्स जो होते हैं उनके अंदर, सिफेलोकॉर्डेट्स के अंदर, एम्फीबियंस के अंदर, एम्फियोक्सस के अंदर, उनमें देखने को मिलेगा। एम्फीबियंस के कुछ मेंबर और एम्फियोक्सस में। ठीक है ना। कौन सा, बाइलेटरल। ठीक है। किसके अंदर, मैंने अभी बताया, ट्यूनिकेट्स, सिफेलोकॉर्डेट्स
एम्फिओक्सस एंड एम्फीबियंस। इनके अंदर देखने को मिलेगा। इसमें भी क्या होगा बेटा, पहले दो मेरिडोइनल, फर्स्ट एंड सेकंड जो होंगे वो कैसे होंगे, मेरिडाइनल, जो अपन पहले बात कर चुके हैं कैसे होते हैं मेरिडाइनल। और जो थर्ड होगा वो ट्रांसवर्स होगा। यहाँ पे ईमानदारी से ध्यान में रखना है, द थर्ड वन इज ट्रांसवर्स। बायरेडियल में कैसा था, थर्ड जो था वो कैसा था, वर्टिकल, और यहां बायलेटरल में थर्ड कैसा होगा, ट्रांसवर्स। ठीक है, अल्टीमेटली कितने सेल्ड अवस्था आ जाएगी, 8 सेल्ड अवस्था, 8 ब्लास्टोमियर बन जाएंगे। ठीक है, अब इसमें क्या देखने को मिलेगा, एक साइड के जो ब्लास्टोमियर होंगे वो साइज में बड़े होंगे तथा एक साइड में कैसे होंगे, छोटे होंगे। ये बड़े हैं और ये ब्लास्टोमियर साइज में कैसे हैं, छोटे। तो 2 और 2 इनके पीछे के बड़े और 2 और 2 इनके पीछे के छोटे। तो 2 साइड बनेंगी, एक साइड में बड़े ब्लास्टोमियर और दूसरे में कैसे हैं, छोटे। इज दिस क्लियर? तो उसको अपन क्या बोल देंगे, बाईलेटरल, जो इन ऑर्गेनिजम्स में देखने को मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट एक होता है बेटा स्पाइरल, स्पाइरल क्लीवेज। ठीक है ना, तो जिसमें जो अपन ये कह सकते हैं कि जो क्लीवेज फरो हैं, विदलन दरारें हैं, वो तिरछी गुजरेंगी, टेढ़ी तिरछी। ठीक है ना, तो उसके कारण क्या होगा कि नीचे के जो ब्लास्टोमियर हैं वो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज जो है ना वो घूमे हुए दिखाई देंगे। ठीक है ना, एक दूसरे के क्लॉकवाइज, यानी कि अपन यूँ कह सकते हैं कि ये 1 2 3 4 ऐसे हैं, तो ऊपर वाले इनके बीच में ये स्थिति, यूं ऊपर वाले यूं घूम गए। जैसे अपन वो नंबर्स को सेट करने वाला जो खेलते हैं तो उसमें यूं टेढ़ा कर देते हैं उसको, तो नीचे के 4 यूं या आप यूं मान लीजिए। ठीक है ना, ये स्थिति है यूं, नीचे वाले जो 4 हैं उनके ये ऊपर वाले यूं नहीं है, इनके ऊपर ऐसे के ऐसे यूं घूमे हुए हैं 4 ब्लास्टोमियर, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, स्पाइरल। ठीक है, ये मोस्टली जो हेलमेंथीज हैं, मोलस्का हैं, एनेलिडा के अंदर मिलते हैं। उनमें भी अब तो इतना डीप नहीं पूछा जाता, लेकिन मोलस्का जो है उसके अंदर तो क्या होगा कि जो मूवमेंट होगा वो कैसा होगा, क्लॉकवाइज। और अगर अपन बात करें एनेलिड्स के अंदर तो वहाँ पे वो कैसा होगा, एंटी क्लॉकवाइज, हेलमेंथीज और एनेलिड्स के अंदर। ठीक है, क्या होगा, जो ऊपर के ब्लास्टोमियर हैं 4, वो नीचे वाले के ऊपर या तो यूं घूम जाएंगे या यूं घूम जाएंगे। इज दिस क्लियर? तो उसको अपन मोलस्का स्पाइरल में अपन एग्जांपल देना चाहें, मोलस्का, एनेलिड और हेलमेंथीज, इनके अंदर अपने को ये मिलेगा कौन सा, स्पाइरल, जिसमें जो विदलन दरारें हैं, क्लीवेज फरो हैं, वो कैसी बनती हैं, तिरछी बनती हैं। इज दिस क्लियर? और इसके कारण क्या होगा, नीचे के और ऊपर के ब्लास्टोमियर एक दूसरे पे घूमे हुए दिखेंगे अपने को। नेक्स्ट, क्लासिफिकेशन ऑफ क्लीवेज। नाउ द टाइम वी आर टेकिंग क्लासिफिकेशन ऑफ क्लीवेज। तो क्लीवेज का क्लासिफिकेशन अगर अपन करें तो वो किसके आधार पे किया जाता है, क्लीवेज में जो बनने वाली सेल्स हैं उन सेल्स का फ्यूचर क्या है, डेस्टिनी क्या है, उसके आधार पे। अगर डेस्टिनी फिक्स है
तो उसको डेटर्मिनेटिव कहते हैं अपन, और अगर उनकी डेस्टिनी फिक्स नहीं है तो इनडेटर्मिनेटिव कहते हैं अपन, ठीक है ना। यानी कि बनने वाले ब्लास्टोमियर की ए टाइप ऑफ क्लीवेज इन विच फॉर्म्ड ब्लास्टोमियर हैविंग द फिक्स या अब्सोल्यूट डेस्टिनी दैट ये ब्लास्टोमियर आगे जाकर के ये ऑर्गन या सेल बनाएगा, ये अक्ष बनाएगा, ये वाई ऑर्गन बनाएगा, ये जेड ऑर्गन बनाएगा, तो ये कौन सी होगी? डेटर्मिनेटिव, ठीक है। यानी कि इस प्रकार के ब्लास्टोमियर में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये वाई जो था वो पूंछ बनाता टेल, तो अगर इसको हटा दिया जाए तो बनने वाले ऑर्गेनिज्म में क्या होगा? क्या टेल बनेगी? तो आपका आंसर होगा नो, क्योंकि यहाँ पे पहले इसका काम है हार्ट बनाना, इसका काम है मान लो एब्डोमेन बनाना, इसका काम है मान लो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बनाना, और इसका काम था टेल बनाना, और इसको हटा दिया गया या ड्यूरिंग डेवलपमेंट ये किसी भी एक्सीडेंट के कारण ये हट गया, सेल हट गई या नष्ट हो गई, तो फिर बनने वाले ऑर्गेनिज्म में जो टोटली डेवलप होगा उसमें वो टेल नहीं होगी, ठीक है ना। यानी कि कोई ब्लास्टोमियर नष्ट हो गया तो उससे बनने वाले स्ट्रक्चर एम्ब्रियो में क्या होगी? एब्सेंट होगी, ठीक है। तो उसको अपन क्या बोलते हैं? डेटर्मिनेटिव। और ये आपको एनेलिड्स के अंदर ध्यान में रखना, एनेलिड्स के अंदर मिलेगा, मोलस्का में मिलेगा, निमेटोड्स में मिलेगा, और कुछ कॉर्डेट्स में जैसे एम्फीबियंस हैं, एसिडियंस हैं, उनके अंदर भी। ठीक है। इनडिटर्मिनेटिव का मतलब क्या है? जहां पे ब्लास्टोमियर की डेस्टिनी फिक्स नहीं है, यहां पे फिक्स नहीं है, जो भी पर्टिकुलर ब्लास्टोमियर हैं वो एम्ब्रियो के किसी भी भाग को क्या कर सकते हैं? बना सकते हैं। अर्थात कोई एक ब्लास्टोमियर नष्ट हो गया तो उसके नष्ट होने से ऐसा नहीं होगा कि बॉडी का कोई ऑर्गन नहीं बनेगा, बनेगा वो भी। कारण यहाँ पे किसी भी ब्लास्टोमियर ने अपना कोई फिक्स वर्क डिसाइड नहीं किया है, या फिक्स नहीं है, उसका डेस्टिनी फिक्स नहीं है। तो द लॉस ऑफ ए ब्लास्टोमियर विल बी नॉट द लॉस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ए स्पेसिफिक ऑर्गन। तो उसको अपन कौन सा बोलते हैं? इनडेटर्मिनेटिव, ठीक है। इस प्रकार का जो आपको क्लीवेज है वो ह्यूमन बींग्स के अंदर देखने को मिलेगा, कॉर्डेट्स के अंदर, एम्फीबियंस को छोड़ करके बाकी कॉर्डेट्स में और ह्यूमन बींग्स में। तो इस प्रकार के क्लीवेज में जो इनडिटर्मिनेटिव टाइप का होता है, उसमें अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए डेवलपिंग एम्ब्रियो के कई टुकड़े कर दिए जाएं, तो क्या हो सकता है? उसमें प्रत्येक टुकड़े से कंप्लीट ऑर्गेनिज्म को पैदा किया जा सकता है, यानी कि आइडेंटिकल ट्विंस बनाए जा सकते हैं, डेवलप किए जा सकते हैं। ये ध्यान में रखना। कौन से में? इनडिटर्मिनेटिव में। तो पैटर्न के आधार पे और डिटर्मिनेटिव और इनडिटर्मिनेटिव के आधार पे, यानी कि ब्लास्टोमियर की डेस्टिनी के आधार पे, अगर ह्यूमन बींग्स में देखा जाए तो कैसा हुआ? रोटेशनल, रेडियल एंड इनडिटर्मिनेटिव टाइप ऑफ क्लीवेज ह्यूमन बींग्स में पाया जाता है। दिस क्वेश्चन यू हैव टू बी रिमेंबर, ठीक है। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन जो अपन ले रहे हैं वो ले रहे हैं बेस्ड ऑन योक, ठीक है ना। यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ क्लीवेज बेस्ड ऑन योक। योक के आधार पर क्लीवेज के कितने टाइप होते हैं? अगेन इंपॉर्टेंट है, सब नॉलेज इंप्रूव करने के लिए चीजें आपके लिए बहुत जरूरी है। तो देखिए, योक जो है, किसी भी एग के अंदर योक होगा तो योक जो है वो अपोज करता है किसको? क्लीवेज को। योक एरिया में क्लीवेज नहीं पाया जाता या न के बराबर होता है, कारण क्लीवेज फ्रो ग्रो नहीं कर पाती है। तो जो एनिमल पोल वाला हिस्सा होता है उसी के अंदर होगा क्या? क्लीवेज, यानी कि विदलन फ्रो या क्लीवेज फ्रो वहीं बनेगी। तो एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था बाल्फोर। उन्होंने इस स्टडी के आधार पर यह कहा था कि जो रेट ऑफ क्लीवेज है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके?
अमाउंट ऑफ योक। यानी कि इसको अपन यूं कह सकते हैं, रेट ऑफ क्लीवेज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ योक। यानी कि योक जिस अंडे में जितना ज़्यादा होगा उस अंडे के अंदर रेट ऑफ क्लीवेज और क्लीवेज फ्रो के ग्रो करने की जो रेट है वो उतनी कम होगी, और योक जितना कम होता जाएगा वो उतनी क्या होगी, ज़्यादा होगी। ठीक है, तो योक क्या करता है, इसका मतलब विरोध करता है किसका, क्लीवेज का। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। यानी कि योक विदलन में बाधा पहुंचाता है, जहाँ पे जितनी ज़्यादा होगी विदलन की दर वहाँ पे क्या होगी, उतनी कम होगी। ठीक है, अब देखिए मेनली क्लीवेज योक के आधार पे अपन देखें तो 2 टाइप्स के क्लीवेज होते हैं, 2 टाइप्स। एक होता है बेटा होलोब्लास्टिक, क्लीवेज, और एक होता है बेटा मीरोब्लास्टिक, पूर्णभंजी हिंदी में बोलते हैं इसको, और दूसरा है मीरोब्लास्टिक, अंशभंजी। और योक वाला खेल आप इसी से समझ जाओगे, होलोब्लास्टिक और मीरोब्लास्टिक। यानी कि क्लीवेज फ्रो अगर गहरी बनती है, कंप्लीट बनती है, तो वो कौन सा हो गया, होलोब्लास्टिक। यानी कि कंप्लीट एग जो है वो डिवाइड हो रहा है, फर्टिलाइज्ड एग, और अगर उसका कोई एक हिस्सा है वहीं तक क्लीवेज फ्रो ग्रो कर पा रही है, एक तो ये क्लीवेज फ्रो ऊपर से लेकर के नीचे तक ग्रो कर गई, और एक वो कुछ दूरी तक, और वो कुछ दूरी तक क्यों, क्योंकि ये नीचे वाला एरिया है उसमें कौन आ गया, योक आ गया। ये कौन सा पोल है, वेजिटल पोल वाला एरिया है, एनिमल पोल वाले एरिया तक ही सीमित है कौन, क्लीवेज, तो फिर वो कौन सा है, मीरोब्लास्टिक। ठीक है, तो होलोब्लास्टिक किसे कहेंगे अपन, सिंपली अपन कह सकते हैं व्हेन क्लीवेज फरो runs through out the complete egg। अगर क्लीवेज फ्रो पूर्ण सारे अंडे से गुजरती है, ठीक है ना, संपूर्ण अंडे से गुजरती है, जिससे कंप्लीट एग जो है वो डिवाइड होता है, तो फिर उसको अपन क्या बोलते हैं, कंप्लीट एग जो है वो डिवाइड हो रहा है, तो फिर उसको अपन क्या कह रहे हैं, होलोब्लास्टिक। एंड दिस इज पॉसिबल, ये किस में पॉसिबल है, ऐसे एग जो मैक्रोलेसिथल या मेगालेसिथल जो टाइप के थे उनको छोड़ करके सब में पॉसिबल है। लेकिन मैक्सिमम बेस्ट इसकी कंडीशन कहाँ पे पाई जाएगी, एलेसिथल या माइक्रोलेसिथल में। तो ह्यूमन बींग्स के अंदर अगर आपसे पूछ लिया जाए तो कौन सा टाइप है, इंडिटर्मिनेटिव के बाद में आप क्या जोड़ोगे, होलोब्लास्टिक। होलोब्लास्टिक क्यों, क्योंकि ह्यूमन एग इस कैटेगरी में आता है, कौन सी में, एलेसिथल के अंदर। तो आप नेक्स्ट चीज ये पकड़ेंगी, ठीक है ना, कि एलेसिथल टाइप जो है वो आपको देखने को, जो एग है वो ह्यूमन एग है, तो उसमें होलोब्लास्टिक। लेकिन यहां से भी आगे फिर आपको ये पूछ लिया जाता है कि होलोब्लास्टिक जो है उसको भी 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, होलोब्लास्टिक को भी, एक होता है इक्वल और एक होता है अनइक्वल। इक्वल होलोब्लास्टिक और एक होता है बेटा अनइक्वल होलोब्लास्टिक। ये सिंपल है, क्लीवेज के बाद में जो ब्लास्टोमियर बनते हैं, ठीक है भाई, क्लीवेज फरो बनेगी कंप्लीट, यानी कि एग तो कंप्लीटली डिवाइड होगा, फर्टिलाइज्ड एग जो है वो 100% 2 पार्ट्स में डिवाइड होगा, ठीक है ना, और उसके कारण क्या बनेंगे, ब्लास्टोमियर बनेंगे। बनने वाले ब्लास्टोमियर अगर सेम शेप के साइज के हों तो फिर उसको अपन क्या कहेंगे, होलोब्लास्टिक इक्वल। और अगर वो डिफरेंट साइज के बनते हैं तो फिर उसको अपन क्या कहेंगे, होलोब्लास्टिक अनइक्वल। ऐसा किसके अंदर संभव है, सिंपली अगर अपन देखें, जो माइक्रोलेसिथल या आइसोलेसिथल हैं, यानी कि जिनके अंदर योक बहुत कम है और वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो योक कहीं एक जगह पे तो जमा है नहीं, तो वो विरोध करेगा।
तो ऐसी स्थिति में कंप्लीट क्लीवेज फरो बनेगी और एग भी दो इक्वल पार्ट्स में क्या होगा, डिवाइड होगा। यहाँ पे भी एग तो कंप्लीटली दो पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, लेकिन बनने वाली जो सेल्स की साइज है वो क्या है, डिफरेंट है। तो ऐसा आपको किस में मिलेगा, जो मीजोलेसिथल है उनके अंदर। मीजोलेसिथल है उनके अंदर आपको क्या मिलेगा, अनइक्वल होलोब्लास्टिक। मीरोब्लास्टिक का मतलब क्या है, ये आपको मिलेगा उन एग्स में जो कौन से हैं, मेगालेसिथल, यानी कि जिनमें यॉक की मात्रा बहुत ज़्यादा पाई जाती है। तो मेगालेसिथल जो है उनके अंदर आपने अगर ध्यान में हो तो डिस्कोइडल याद है क्या, यॉक के आधार पे एग के टाइप पढ़ रहे थे, और एक सेंट्रोलेसिथल इंसेक्ट्स के अंदर बात की थी, ठीक है ना, और जो बर्ड्स हैं उनके अंदर बात की थी। तो यहाँ पे मीरोब्लास्टिक जो है वो मेगालेसिथल जो एग है उनके अंदर पाया जाएगा। यहाँ पे क्लीवेज फरो कंप्लीट नहीं बनेगी या थ्रो आउट द एग नहीं बनेगी, कंप्लीट नहीं होगी, ठीक है। इसको अपन दो टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं मीरोब्लास्टिक को। एक होता है बेटा डिस्कोइडल मीरोब्लास्टिक, मीरोब्लास्टिक क्लीवेज, और दूसरा सरफेशियल या सुपरफिशियल कह सकते हैं अपन उसको, सुपरफिशियल मीरोब्लास्टिक क्लीवेज। इसमें क्या होता है देखिए, डिस्कोइडल के अंदर, एवीज के अंदर अपन ने देखा था कि साइटोप्लाज्म ऊपर की ओर एक डिस्क के रूप में उपस्थित है और नीचे की ओर क्या भरा हुआ है, साइटोप्लाज्म, सॉरी यॉक, और ये ऊपर की ओर क्या है, साइटोप्लाज्म। तो ऊपर की ओर जो साइटोप्लाज्म है उसमें डिवीजन होगा, क्लीवेज फरो बनेगी, लेकिन नीचे यॉक के अंदर, ठीक है ना, एनिमल पोल पे जो साइटोप्लाज्म है उसके अंदर डिवीजन हुए, क्लीवेज फरो बनी, ठीक है। सुपरफिशियल इंसेक्ट्स के अंदर अपन ने देखा था, इंसेक्ट्स में एग जो मैंने आपको बताया था, तो उसमें मैंने कहा था कि सेंटर में क्या भरा हुआ है, यॉक, और बाहर की ओर एक पतली सी परत होती है किसकी, साइटोप्लाज्म की। तो बाहर की ओर क्लीवेज फरो बनेंगी, लेकिन सेंट्रल पार्ट में क्या है, तो सरफेशियल हुआ या सुपरफिशियल हुआ या नहीं हुआ क्लीवेज, यहाँ पे कहाँ पे हुआ, ऊपर डिस्क के अंदर, ठीक है ना। ये यहाँ पे क्या भरा हुआ है, यॉक। तो इंसेक्ट्स में ये देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इन केस ऑफ द ह्यूमन बींग्स फाइनली अपने पास जो निकल करके आया, औरों का भी अपन ने कंपेरेटिवली पढ़ लिया है जो पूछा जा सकता है और नॉलेज में आपको ध्यान में रहना चाहिए, लेकिन इन केस ऑफ द ह्यूमन बींग्स कौन सा था, रोटेशनल रेडियल इनडेटर्मिनेटिव होलोब्लास्टिक इक्वल टाइप ऑफ क्लीवेज इन केस ऑफ द ह्यूमन बींग्स पाए जाते हैं, ठीक है। अब इन क्लीवेज से आगे हम मोरूला ब्लास्टुला जो स्टेज है उनके बारे में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट पीरियड में। थैंक यू।